स्वागत है साथियों। आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक की समरी में तीसरा पार्ट जो भूगोल का है उसे पढ़ेंगे। ये है भू आकृतिक प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसकी बुक को जो हाइलाइटेड हैं पॉइंट, उसको हमने कोशिश की है कि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हाईलाइट करके दूं। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बुक को कैसे पढ़ना है ये समझाया है और कम समय में आपका पूरा चैप्टर कवर किया जा सकता है। तो आपके रिस्पांस को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपको अगर कोई पढ़ने में या रिवीजन में दिक्कत आती है तो आप दृष्टि क्विक बुक की ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको इसलिए ये अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है जो आपकी प्रिपरेशन में मददगार साबित होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं भू आकृतिक प्रदेश। देखो, भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। एक प्रायद्वीपीय है, हिमालय है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। वैसे अगर भौगोलिक आकृतियों की बात करें तो जो इस मैप पर डिवीज़न किया गया है यही इसका मेन डिवीज़न है जो हमें पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं प्रमुखतया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप समूह। तो क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है इसको 2-3 भाग में मैं लेकर के आऊँगा। जो इसका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अगाध जो फैक्ट हैं वो हैं। तो इसलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा आपका बेल्ट दिया हुआ है उत्तर का या उत्तर पूर्वी हिमालय का जो बेल्ट है, ये पूरा हिस्सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं यहाँ पर जो इस बुक में डिस्कस की गई हैं। देखिए, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर। उत्पत्ति के बारे में हमने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा, किस प्रकार टर्शियरी काल में इसकी उत्पत्ति देखने को आपको मिलती है। विभिन्न कालों में हमने आपको इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन में मैंने आपको ये समझाया। तो ये आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो इसका दूसरा चैप्टर है पहले उसे देख लें, जिससे आपको भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो डिस्कस किए गए हैं, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्व की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पश्चिम में 400 किलोमीटर है, पूर्व में 160 किलोमीटर। इसका कारण क्या है? पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूर्व में अगर अधिक दबाव बल जो अधिक लगा है उसका कारण क्या है? तो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसी दबाव अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं, क्योंकि आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह इसी में विद्यमान हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमालय की श्रेणियां हैं उनका ढाल कैसा है? तो अगर उत्तर की ओर देखें तो भारत की ओर हैं उत्तल, और अगर तिब्बत की ओर देखें तो वो अवतल हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांट करके पढ़ेंगे, जैसा कि इसका डिवीज़न पहले भी हमने किया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय। तो ये 5 भागों में इसको डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। अगर सिडनी बुर्राट की संकल्पना देखें तो उन्होंने इसका प्रादेशिक विभाजन किया है जो अक्सर कर पूछा जाता है। उनका नाम है, 4 भागों में उन्होंने बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों को ये नदी के आधार पर डिवीज़न है। तो अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि सिंधु से सतलज नदी तक जो है, देखिए ये मैप पर भी आपको यहाँ डिस्कस किया गया है इस बुक में बहुत अच्छे से, जो आप समझ पाएंगे कि जो सिंधु से सतलज तक का हिस्सा है इसका नाम है पंजाब हिमालय। तो सिंधु से जो सतलज तक का हिस्सा है वो क्या है? पंजाब हिमालय है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य। इसी प्रकार कुमाऊं हिमालय दूसरा जो है वो सतलज और काली के मध्य। तो सतलज से लेके काली नदी तक का जो हिस्सा है वो है कुमाऊं हिमालय। इसी प्रकार जो काली और तीस्ता के मध्य है वो नेपाल हिमालय है। तो काली और तीस्ता यहाँ पर है, काली आपकी हो ही गई, तीस्ता यहाँ पर है, तो इसके बीच में कौन सा हो जाता है? नेपाल हिमालय। और जो बाकी बचता है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का जो हिस्सा है वो कहलाता है असम हिमालय। तो इसको आप मैप पर अच्छे से देख भी सकते हैं, ये पूरा मैप के साथ इसको डिस्कस किया गया है यहाँ पर, जिससे कि आपको एक क्रम भी याद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो आप देखें तो सर्वाधिक लंबाई जो है वो नेपाल हिमालय की है। तो लंबाई के अनुसार क्रम देख लेते हैं।
सर्वाधिक लंबा है नेपाल, तो नेपाल हो गया नंबर 1 पर। उसके बाद है 750 किलोमीटर असम हिमालय, तो नंबर 2 पर हो गया असम हिमालय, नेपाल, असम। उसके बाद है पंजाब हिमालय, तो तीसरे नंबर पर पंजाब, और चौथे नंबर पर हो गया कुमायूं। तो सिडनी बर्नार्ड ने जो इसको डिवीज़न किया है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना, उसके अनुसार इसका अगर क्रम पूछा जाए तो नेपाल, असम, पंजाब, कुमाऊं इसका क्रम होगा। सबसे बड़ा छोटा आपको यहाँ पर पता चल गया है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो इनको आप एटलस पे एक बार ज़रूर डिस्कस करिएगा, जहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। दोस्तों, जब इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें जो फैक्ट्स हैं अपने आप ही उभर करके आते हैं। मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए आपके साथ मैंने इसको डिस्कस किया है। तो देखते हैं कि इस बुक में और क्या डिस्कस किया गया है। ट्रांस हिमालय को सबसे पहले हमने कहा कि इसको 5 भागों में लेके पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालक, फिर उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में देखिए, तिब्बतीन हिमालय से कहा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इसमें आती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। देखिए, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो हिमालय से भी पहले हो चुका था, आपको पता है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गाडविन आस्टिन। ऐसा माना जाता है कि भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आपको ये पता हो कि एक्चुअली भारत की सबसे ऊंची तो है, लेकिन ये पीओके में स्थित है। तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत स्थित हिमालय में सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है, जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई केटू गाडू नेशनल, लेकिन अगर भारत में स्थित हिमालय की पूछी जाए तो कंचनजंगा आपका हो जाएगा। वैसे अगर बात करें कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन आस्टिन, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसी प्रकार विश्व की अगर सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी देखें तो वो है राकापोसी। एक क्वेश्चन यहाँ पर और मिस हो रहा है कि जो केटू है गाडविन आस्टिन, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है, इसमें कई ग्लेशियर भी हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, बेयाफो, हिस्पर। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर स्थित हैं। जो काराकोरम श्रेणी है, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। तो कल हमने इसको डिस्कस किया था कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से जो इंडस सांगपो सचर जोन है उसके द्वारा ये अलग होता है, और इयोसीन काल में इसका निर्माण होता है। तो सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नदी में अफवाह में भी इसको पढ़ेंगे कि सिंधु का जो बहाव है वो जास्कर लद्दाख के बीच में है। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर यह काटकर भारत के सबसे गहरी गार्ज बनाती है, जो कि लगभग 5200 मीटर गहरी है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, जो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे ऊंची श्रेणी है, पहली बात तो ये है सबसे ऊंची होगी तो इसकी हमेशा बर्फ़ से ढका रहेगा, हिमाद्री यानी कि हिम से ढका हुआ रहेगा। सर्वाधिक सतत श्रृंखला है, ठीक है। और ये जो लघु हिमालय से किस सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होती है, तो आपने पढ़ा कि जो बृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से जो है वो इंडस सांगपो सचर जोन से अलग होता है। लेकिन आप देखें यहाँ पर, अगर लघु हिमालय से तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये अलग होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसकी औसत ऊंचाई भी पूछी जाती है, 6100 मीटर है। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी में स्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह इसी में स्थित हैं। महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति है वो असिमेट्रिक है। इसका क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनकी कुछ ऊंचाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो इनमें कुछ के हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848, इसकी अब कहीं कहीं पर 8850 भी मिलता है। कंचनजंगा है 8598, मकालू 8481। तो सबका याद कर पाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। कुछ यहाँ पर हैं जो इसमें बृहद हिमालय में स्थित है, धौलागिरी, नंगापुर और अन्नपूर्णा। तो ये बृहद हिमालय को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कुछ चोटियों को। और जैसा कि हमने कहा कि सर्वोच्च शिखर जब पूछा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हो गया, जो विश्व का भी है। भारत का गाडविन आस्टिन है, लेकिन अगर भारत स्थित हिमालय की बात की जाए तो कंचनजंगा स्थित है। मैप पर इसका लोकेशन आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ी जो इसकी विशेषताएँ हैं वो देख लेते हैं। बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। ऐसे स्टेटमेंट जब पूछे जाते हैं तो सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं, सब कुछ आते हुए भी। तो पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। जो पर्वतीय ढाल है वो उत्तर की ओर मंद है, दक्षिण की ओर तीव्र है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जो कुछ नदियाँ हैं वो पर्वत श्रेणी को काट कर बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा। तो ये पूर्ववर्ती नदियों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि जब ये
श्रेणियाँ ऊपर उठ रही थी तब उनके पहले से बह रही हैं और श्रेणी को काट करके बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया गया है। जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, एक तो इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर की है, 3700 से 4500 के लगभग है। आइए देखते हैं लघु और मध्य हिमालय। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर है, 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। उत्तर में ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट की संरचना पाई जाती है इसके उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में इसके एमसीटी। इसको समझने के लिए ना बहुत परेशान मत होइए। जो इसका पिछला लेक्चर है, जो चैप्टर है बुक में डिस्कस किया गया है, उसमें एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से जाके देखिएगा, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। जितनी भी ये सीमांत हैं तो ये आपको एमसीटी, एमबीएफ, एचएफएफ, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी बार बार। ठीक है, चलिए। करेवा क्या है? तो करेवा केसर की खेती के लिए है। ये कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप जो है उनमें ये इनको कहे जाते हैं। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के भी नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें तो नेपाल में इसका क्षेत्र पाया जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण बहुत संपीड़ित और परिवर्तित हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक अगर इनका विभाजन देखें तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से हैं, और उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी के नाम से हैं, नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से हैं। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, जैसे कि मसूरी श्रेणी तो आपको याद रह सकता है, लेकिन महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है, इसको आपको याद रखना है। धौलाधर जो है पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो क्रम है, जैसे ऊपर से काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर उसका धौलाधर है, फिर शिवालिक है। इस तरीके से जो क्रम बनता है उत्तर से दक्षिण का, इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय की ढाल पर, उनको कहते हैं कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। इनके कई आपको वहाँ के स्थानों के नाम भी मिल जाएंगे। जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य हैं उनमें है शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। ये लघु और शिवालिक के मध्य पाए जाते हैं। जो इसके उत्तर में जाएं, अगर लघु और महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के बीच में है, तो काठमांडू घाटी मिलती है। तो यहाँ पर शिवालिक हिमालय को देख लेते हैं, जो सबसे दक्षिण की श्रेणी है। शिवालिक नवीनतम श्रेणी भी कही जा सकती है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसका विस्तार देखें तो पाकिस्तान के पुटवार बेसिन से लेकर असम के दिहान तक है। ठीक है, इनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। निचले भाग को तराई कहते हैं। ये जो मैदान है उससे वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से अलग होती है, जबकि लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। अगर उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें तो इसमें देखिए आपको कई मिलेंगी। इनके नाम अक्सर कर पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया है कि किस स्टेट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर कर आपसे पूछी जा सकती हैं मिलाने के लिए। नागालैंड में है नागा पहाड़ी, मणिपुर में है मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में है त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये इसलिए आपको याद हो जाएंगी चारों। जो आपको याद रखनी है वो है बरेल श्रेणी, ये असम, मणिपुर, नागालैंड में स्थित है, और मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। इसके अलावा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबूम अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहाड़ियों को लेकर क्वेश्चंस मिलाने के लिए भी आ सकते हैं, वैसे भी पूछे जा सकते हैं। जो मेघालय में है वो है गारो, खासी, जयंतिया। इनका भी क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रमुख हिमनद देखें तो सबसे बड़ा सियाचिन है। ठीक है, इसमें ससाइमी भी आता है, हिस्पर भी आता है, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, चोमोलुंगमा ये भी आते हैं। काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। इसके अलावा भी कुछ श्रेणियों में है, जैसे बृहद हिमालय पीओके में रूपल है, कंचनजंगा में जेमू है, कश्मीर में सोना पानी है, कुमाऊं में देखें तो गंगोत्री और मिलाम है, और उत्तराखंड में चोराबाड़ी है। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स का भी जो है वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इसको कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में भी बांटा जा सकता है, जैसे कि उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण दूसरी भूआकृतियों के आधार पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता है। इसके जो प्रमुख बातें हैं वो थोड़ा सा समझ पाएंगे हम कि कश्मीर की तरफ में जो है वो प्रमुख क्या क्या फैक्ट हैं। तो विभाजन को लेके नहीं, लेकिन उनमें जो स्थितियाँ हैं उनको थोड़ा सा देखते चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन हल हो जाएँ। तो डल झील, वुलर झील ताजे जल की इसमें झीलें हैं। पैगोंग और सोमुरीरी झील ये लवण युक्त झीलें हैं जो कि कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, इसमें लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रमुख धार्मिक स्थल देखें तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ प्रमुख रूप से इनमें मिलती हैं। ठीक,
और जो दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून, इनको दून कहा जाता है। हिमाचल की अगर बात करें तो पश्चिम में रावी है, पूर्व में काली तक का इनका विस्तार है। हिमाचल प्रदेश में इनको धौलाधन कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाग टिब्बा कहाँ कहते हैं, तो उत्तराखंड में कहते हैं। ये लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं जिनको उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो नंदा देवी है वो कुमाऊं हिमालय का ही एक भाग है। इसमें ग्रीष्मकाल में बुग्याल और शरद ऋतु में जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भोटिया नामक जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ प्रमुख स्थल देखें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, प्रसिद्ध फूलों की घाटी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये भी पाए जाते हैं। तराई भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करें तो यहाँ पर कंचनजंगा है, जो लेप्चा नामक जनजाति है वो निवास करती है। इसके बाद शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ पर नहीं हैं। ये कहाँ की बात हो रही है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात है। तो यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं इम्पॉर्टेंट है। उनके स्थान पर यहाँ पर दुआर स्थलाकृतियाँ हैं जिनका प्रयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है असम हिमालय में, सिक्किम हिमालय में। अब अरुणाचल हिमालय देखते हैं तो इसमें नामचा, बारवा, कांगतो दो प्रमुख चोटियाँ हैं। जो प्रमुख जनजातियाँ हैं मोनपा, डफला, मोर, मिसमी, निसी, नागा, झूम कृषि करती हैं। जो पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत हैं, लुसाई पहाड़ियाँ, बराक नदी, लोकटक झील, मोलेसेस बेसिन, मिजोरम में मोलेसेस बेसिन जो हैं वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, तो कोमल असंगठित चट्टानों से निर्मित हैं ये। तो इनका एक डिवीज़न यहाँ पर किया गया है जहाँ से कुछ छोटे छोटे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर है। इनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो अगर विस्तार करें पश्चिमी हिमालय तो देखिए काली नदी की अगर पश्चिम की बात करें तो सिंधु से काली पश्चिमी हिमालय है, और सिक्किम से लेकर के हिमालय की जो पूर्वी सीमा है सिंगरीला पर्वत, तो ये आपका पूर्वी हिमालय हो गया। जो पछुआ विक्षोभ होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, उसमें अधिक वर्षा होती है। इसमें आप जानते हैं सर्दियों में वर्षा उससे अधिक होती है, जबकि जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो एक सर्दियों में वर्षा अधिक प्राप्त करता है, गर्मियों में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन अगर टोटल जो रेनफॉल है उसकी बात करें तो पश्चिम में बहुत कम है, लगभग 1/4 है, जबकि पूर्वी में लगभग चौगुना है, औसत वर्षा 200 है। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। जैव विविधता की बात करें तो पश्चिम में कम है, पूर्व में अधिक है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी हैं। इसके अलावा अगर हिमावरण की स्नो लाइन की बात करें तो इसको भी लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थायी हिमावरण की निम्नतम जो सीमा रेखा है स्नो लाइन और ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है, और इसका उल्टा यहाँ पर है, यहाँ अधिक है। जो इसमें नदियाँ हैं उनके भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सिंधु है, और यहाँ पर तीसरा ब्रह्मपुत्र है। कुछ चोटियाँ भी आप दे सकते हैं, जो श्रेणियाँ हैं काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलार, पीर पंजाल। तो अगर मेंस में पूछा जाता है तो यहाँ बुक में इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैप पर भी आप देखिएगा। बनिहाल दर्रा, इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लघु हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। स्थिति को लेकर के कैसे भी पूछा जाए ये आप देख सकते हैं। ये जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से। जो NH-44 है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग, और यहीं पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो लनकला है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है, लद्दाख और तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है, लेकिन ये अक्साई चीन का हिस्सा है। जो अगला दर्रा दिया गया है उसको देखते हैं, जो नाथुला। तो देखिए नाथुला को 1962 के युद्ध में चीन से युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, 2006 में फिर से खोला गया है। ये सिक्किम के बृहद हिमालय में गंगटोक और लासा को जोड़ने वाला है। जो जिला दर्रा देखें तो ये जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह के बीच जुड़ता है। NH-1 जो है इसके मध्य से गुजरता है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। देखिए अगर आप दर्रे पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं कौन से कहाँ पर हैं, तो इसके लिए आप मेरे ज्योग्राफी वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर जो भौतिक भूगोल है वहाँ पर भारत के जो दर्रे हैं भारत के भूगोल में मैंने उनको बहुत अच्छे से मैप के जरिए समझाया है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। विशेषताएं यहाँ से आप देख लीजिए जो इस बुक में डिस्कस किया गया है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में जो कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं वो लिपुलेख दर्रा का उपयोग करते हैं। मानानीति दर्रा का भी उपयोग करते हैं, लिपुलेख का भी उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है बोमडीला, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत, चीन, म्यांमार की सीमाओं पर है। ठीक है,
इसके बाद आता है काराकोरम दर्रा। ये लद्दाख में है, भारत चीन के बीच है, लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। अगर काराकोरम दर्रा की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई पर। रोहतांग दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ये लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश कहा जाता है। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में जो अटल टनल का निर्माण किया गया है, तो ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो ये कहाँ है? रोहतांग दर्रा से संबंधित है। बुर्जिल को देख लेते हैं, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है उस पर स्थित है। कश्मीर गिलगित श्रीनगर के बीच में है, मध्य एशिया का मार्ग यहाँ से गुजरता है, लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जो POK है कश्मीर घाटी, और जो भारत की अधिकृत है कश्मीर घाटी, तो लद्दाख के देवसाई मैदान को ये जोड़ता है बुर्जिला। इसी प्रकार कई दर्रे हैं जिनका यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय के कई दर्रे हैं, काराकोरम, देप्सांगला, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला। बृहद हिमालय के देखें तो बुर्जिला, बारालाचाला, सिपकीला, नीति, माना, मुलिंगला, एक और भी है, उनको देख लेते हैं, जेलेपला। इसी प्रकार लघु हिमालय की पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, तो इनको आप मैप पर आप अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से आपको याद भी हो जाएंगे। मैं केवल यहाँ पे आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। उत्तर पूर्वी हिमालय में है बोमडीला, दीफू, पांगसाऊ, तुजू। जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, बुक में बहुत अच्छे से इसको शॉर्ट में दिया गया है एक टेबल फॉर्म में, जहाँ से आप इसको एक ही नज़र में याद कर सकते हैं। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, लद्दाख में स्थित है मरखा घाटी। कश्मीर घाटी जो है वो बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है, महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है, तो ये भी कश्मीर घाटी है। नुब्रा घाटी जो है वो सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरु घाटी ये कारगिल कस्बे के लिए महत्व है। गलवान घाटी अभी चर्चा में रही, तो गलवान नदी द्वारा निर्मित है, जो LAC है उसके समीप ये स्थित है। तो ये रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख घाटियाँ। तो यहाँ स्टेट वाइज इनको बताया गया है, इससे और भी आसानी होती है पढ़ने में। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी। तो इनके थोड़ी थोड़ी बातें भी देख लेते हैं। किन्नौर घाटी को यहाँ पर जो हिमाचल का अंतिम गांव चिटकुल है वहाँ से जुड़ता है। पर्वती घाटी जो है मणिकर्ण शहर को जाने के लिए है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है, और कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी कही जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। इसी प्रकार से हिमाचल में ही और भी हैं, जैसे पांगी घाटी, ये कई जनजातियों का, लाहुल, पंगवाला, भोटिया का है आवास क्षेत्र। स्पीति घाटी जो ताबो मठ है बौद्धों का, वो इस घाटी में स्थित है। लाहुल घाटी चंद्रभागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कांगड़ा घाटी जो धर्मशाला है यहाँ पर स्थित है। चंबा घाटी जो डलहौजी घूमने जाते हैं वो यहीं पर स्थित है। उत्तराखंड में देखें तो कौन कौन सी हैं? जून, जोहर, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी। इसको देख लेते हैं कौन सी प्रमुख घाटी है। दून घाटी जो है वो अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। जोहर घाटी, मिलाम घाटी और गौरीगंगा घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। जो फूलों की घाटी है चमोली ज़िले में स्थित है। धर्मा घाटी धर्मगंगा नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। सोर घाटी पिथौरागढ़ में है, कत्यूरी राजवंश का शासन था जो अयोध्या से आकर यहाँ बसे थे, तो सोर घाटी यहाँ पर है। नीलांग घाटी क्या है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में ये अवस्थित है। पश्चिम बंगाल की कुछ घाटियाँ देख लेते हैं। न्योरा घाटी ये राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित है। सिक्किम की चुम्बी घाटी जो है वो भारत, सिक्किम, भूटान, चीन, तिब्बत के तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है, और ये पहले सिक्किम का हिस्सा था। 1792 में तिब्बत का अंग बना। तो स्थानीय निवासियों को यहाँ प्रोमोवा कहा जाता है। ऊन याक उत्पाद सुहागा के लिए फेमस है। जो यूथांग घाटी है वे सिक्किम में है, हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। रोडोडेड्रॉन झाड़ियाँ और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ये ढकी हुई है। नागालैंड की है जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश की है अराकू घाटी, तमिलनाडु में है कम्बम घाटी, और केरल की है सांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है। ये जो है जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। तो केरल के पलक्काड़ में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कुंती नदी यहाँ पर बहती है। तो इसके बाद आएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। यहाँ से इस चैप्टर को आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ताकि आपका लेक्चर जो है वो लंबा ना होने पाए। उम्मीद करता हूँ कि इस बुक में जो मैंने हाईलाइट किया है इससे आपको इस बुक को पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। आपको अगर अपनी बात कोई रखनी है या आपको पसंद आता है, अपनी बात हमसे कुछ रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको लेकर चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक को पूरा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।